वेलकम बैक टू कैंपस ज्ञान। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विद इजी नोट्स एंड लैंडमार्क केस लॉज, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्स के लिए फुल रेडी हो जाओ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ बीएनएस 2023 with complete definition explained in simple language। हर केस में एक्ट का मतलब सिर्फ एक काम ही नहीं होता, कभी कभी एक से ज्यादा एक्शन मिलकर भी एक ही ऑफेंस बना देते हैं। अब हम समझेंगे एक्ट की डेफिनेशन बीएनएस 2023 में पूरी तरह एक्सप्लेन की गई है। सेक्शन 2 के तहत पहला डेफिनेशन है एक्ट। एक्ट एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक काम करता है या कोई कामों की सीरीज करता है जो मिलकर एक ही ऑफेंस बनाते हैं, तो उन्हें एक सिंगल एक्ट माना जाएगा। मान लीजिए एक पर्सन किसी को मारने के लिए पहले उसको पकड़ता है, फिर वेपन उठाता है और फाइनली अटैक करता है। तो ये तीन अलग एक्ट मिलकर एक ही एक्ट ऑफ मर्डर बनते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि यहाँ कहा गया है वर्ड एक्ट इंक्लूड करता है सिंगल एक्ट भी और सीरीज ऑफ एक्ट भी। यानी अगर कहीं लिखा हो whoever does an act, तो उसमें एक एक्शन भी आएगा और मल्टीपल कनेक्टेड एक्शन भी कवर हो गए। और ध्यान रहे ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज हुआ है, मतलब एक्ट और एक्ट्स दोनों का एक ही ब्रॉड मीनिंग माना जाएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो हमारे प्रीवियस स्टैचू का है वो है सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी। वहां लिखा था एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट और ओमिशन। इसका लॉजिक है कि इसका लॉजिक है तो अगर किसी ने एक्ट करा या एक्ट करने में फेल किया, जैसे ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो सीरीज ऑफ ओमिशन भी एक सिंगल ओमिशन माना जा सकता है। लैंडमार्क जजमेंट इसमें आता है शशिपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024। इस केस में शशिपाल और दूसरे लोगों पर सेक्शन 302 रीड विद सेक्शन 34 आईपीसी के तहत चार्ज था, मतलब मर्डर विद कॉमन इंटेंशन। कोर्ट ने देखा कि सभी एक्यूज ने मिलकर एक ही एक्ट ऑफ किलिंग किया था। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि लोग जॉइंटली अटैक करके विक्टिम को मारते हैं। ये ही सीरीज ऑफ एक्ट जो है मिलकर एक सिंगल एक्ट मर्डर बन गया। डिफेंस ने बोला एविडेंस अनरिलायबल है, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टेस्टिमनीज, मेडिकल एविडेंस और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखकर ये कंक्लूड किया कि सभी एक्यूज का कॉमन इंटेंशन था, इसलिए कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड किया। तो सेक्शन 2 कहता है एक्ट का मतलब सिर्फ एक एक्शन नहीं बल्कि सीरीज ऑफ कनेक्टेड एक्शन भी हो सकते हैं। और जब कई लोग मिलकर एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका एक्ट कंबाइन होकर एक सिंगल एक्ट माना जाता है, जैसे शशिपाल केस में हुआ। लॉ में हर शब्द का मतलब बहुत मायने रखता है। एनिमल, चाइल्ड और काउंटरफीट जैसे सिंपल वर्ड्स भी कानून के हिसाब से एकदम स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं। चलिए समझते हैं इन डेफिनेशंस को डिटेल में। सबसे पहले आता है हमारा एनिमल, क्लॉज 2। बीएनएस कहता है एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब हुआ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, बर्ड हो या इंसेक्ट, सब एनिमल कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ इंसान को छोड़कर। ये डेफिनेशन सेक्शन 47 आईपीसी से ली गई है, मतलब यहाँ पुराना कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यू हुआ है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है जब हम ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल या प्रॉपर्टी के केस पढ़ते हैं, जैसे क्रुएलिटी या मिसचीफ इन्वॉल्विंग एनिमल्स। अब आते हैं चाइल्ड पर। चाइल्ड हमारा क्लॉज 3 में दिया गया है। बीएनएस कहता है चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। ये एक नई प्रोविजन है जो आईपीसी में पहले क्लियरली डिफाइन नहीं थी। इसका मतलब 18 साल से कम कोई भी व्यक्ति चाइल्ड माना जाएगा, चाहे वो 17 साल 11 महीने का ही क्यों ना हो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस पर पड़ता है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस, किडनैपिंग ऑफ माइनर या जुवेनाइल जस्टिस मैटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा टेक्निकल टर्म, काउंटरफीट। काउंटरफीट की डेफिनेशन कहती है जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज जैसे दिखाता है ताकि डिसेप्शन या धोखा हो, तो वो काउंटरफीट कहलाता है। यहाँ इंटेंशन या नॉलेज ऑफ डिसेप्शन होना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई आदमी फेक करेंसी बनाता है
जो असली नोट जैसी लगती है तो वो काउंटरफीट है, चाहे नोट बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो। एक्सप्लेनेशन वन कहती है एग्जैक्ट कॉपी बनना जरूरी नहीं है, बस रिजेम्बलेंस ऐसी हो जिससे कोई डिसीव हो सकता है, वो काफी है। और एक्सप्लेनेशन टू कहती है अगर रिजेम्बलेंस ऐसी है जिससे कोई धोखा खा सकता है, तो कोर्ट प्रेज्यूम करेगा कि उसका इंटेंशन डिसेप्शन था, जब तक वो प्रूव न करे कि उसका इंटेंशन कुछ और था। इन शॉर्ट, एनिमल हर लिविंग क्रीचर एक्सेप्ट ह्यूमन, चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स, और ये नया प्रोविजन है बीएनएस में। और काउंटरफीट, जब रिजेम्बलेंस से धोखा देने का इंटेंशन हो, चाहे एग्जैक्ट कॉपी क्यों ना हो। और इसी तरह बीएनएस हर टर्म को क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करता है, ताकि कानून का मिसयूज ना हो और जस्टिस प्रॉपरली डिलीवर हो। फेक करेंसी, डुप्लीकेट ब्रांड लोगोज या फॉर्ज डॉक्यूमेंट सब एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, काउंटरफीटिंग। तो सेक्शन 2 क्लॉज 4 कहता है कि काउंटरफीट तब होता है जब एक पर्सन किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा बनाता है ताकि डिसेप्शन या धोखा हो सके। इस डेफिनेशन में तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है ए पर्सन कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, मतलब कोई आदमी किसी असली ऑब्जेक्ट जैसे नोट, ब्रांड लोगो या डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट वर्जन बनाता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है ही डज इट इंटेंशनली और नोइंगली, ताकि धोखा हो या वो जानता हो कि धोखा हो सकता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है रिजेम्बलेंस एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, बस इतना रिजेम्बलेंस हो कि कोई आम आदमी डिसीव हो जाए, तो वो भी काउंटरफीट माना जाएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड कंडीशन प्रेजेंट है, तो लॉ प्रेज्यूम करेगा कि इंटेंशन या नॉलेज भी थी, जब तक एक्यूज प्रूव न करे कि उसका इंटेंशन कुछ और था। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ एक्यूज पर शिफ्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन वन कहती है इमिटेशन एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, क्लोज रिजेम्बलेंस भी काउंटरफीट में काउंट होता है। और एक्सप्लेनेशन टू कहती है अगर रिजेम्बलेंस ऐसी है जिससे कोई डिसीव हो सकता है, तो कोर्ट प्रेज्यूम करेगा कि एक्यूज का इंटेंशन डिसेप्शन था। अगर मान लीजिए कि अगर कोई आदमी 500 के नोट जैसा फेक नोट बनाता है जिससे कोई शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाए, तो काउंटरफीट है, चाहे थोड़ा डिजाइन अलग हो। इसकी लैंडमार्क रूलिंग्स है एच हसीम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एआईआर 2005 सुप्रीम कोर्ट 128। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई चीज दूसरी चीज जैसी बनाई गई है और रिजेम्बलेंस ऐसा है जिससे धोखा हो सकता है, तो इंटेंशन टू डिसीव प्रेज्यूम किया जाएगा, चाहे एग्जैक्ट कॉपी ना हो। सेकंड रूलिंग है दीनानाथ कपूर वर्सेस स्टेट 1963। यहाँ कोर्ट ने कहा अगर किसी पुराने आर्टिकल पर अपनी ही कंपनी का ट्रेडमार्क लगाया गया है, तो वो काउंटरफीट नहीं माना जाएगा क्योंकि डिसेप्शन इंटेंशन का नहीं था। और थर्ड रूलिंग है स्टेट वर्सेस मथाई वर्गीस 1987। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया अगर कोई फॉरेन करेंसी इमिटेट करता है, तो वो भी काउंटरफीट के स्कोप में आता है। इन शॉर्ट, काउंटरफीटिंग का बेस है रिजेम्बलेंस प्लस डिसेप्शन। एग्जैक्ट कॉपी जरूरी नहीं, बस इतना रिजेम्बलेंस हो कि कोई पर्सन मिसलीड हो जाए, तो लॉ प्रेज्यूम करेगा कि इंटेंशन थी और ऑफेंस कंप्लीट है। क्या आप जानते हो कोर्ट का एक्चुअल मतलब कानून के हिसाब से क्या है, और डेथ का भी अपना लीगल डेफिनेशन होता है। चलिए समझते हैं इन दोनों टर्म्स को बीएनएस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले आता है सेक्शन 2 क्लॉज 5 कोर्ट। लॉ कहता है कोर्ट का मतलब एक जज जो कानून के जरिए जुडिशियली एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड है, या जजेस का एक ग्रुप या बॉडी ऑफ जजेस जो लॉ के तहत जुडिशियली एक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में जब कोई जज या जजेस का पैनल कानून के हिसाब से जस्टिस देने का काम करता है, तो वो कोर्ट कहलाता है। ये सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी से मिलता है, यानी डेफिनेशन पुरानी ही है, बस लैंग्वेज अपडेटेड है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मिलता है। कोर्ट कोई बिल्डिंग नहीं है, कोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ हम केस सुनते हैं, बल्कि वो अथॉरिटी है जो जस्टिस देती है। तो जब जज जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते हैं वो कोर्ट है, पर जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं तब वो कोर्ट नहीं माना जाता। इसकी लैंडमार्क रूलिंग है रॉयल एक्वेरियम एंड समर एंड विंटर गार्डन सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस पार्किंसन
1892। इस केस में कोर्ट ने कहा अगर जज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है, जैसे अपॉइंटमेंट या मैनेजमेंट डिसीजन, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं माना जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 6 डेथ पर। बीएनएस कहता है डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। यानी जब भी इस एक्ट में डेथ शब्द आएगा, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की डेथ डेथ को रेफर करेगा। अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और बताता है, तभी एक्सेप्शन मिलेगी। ये डेफिनेशन सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी से कॉरस्पॉन्ड करती है। जैसे सेक्शन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में जब लिखा होता है इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो यहाँ डेथ का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग की मौत है, ना किसी एनिमल या ज्यूरिस्टिक पर्सन की। सो शॉर्ट में कोर्ट का मतलब वो अथॉरिटी जो कानून के तहत जुडिशली काम करे, और डेथ का मतलब सिर्फ ह्यूमन डेथ जब तक कंटेक्स्ट कुछ और न कहे। और इसी तरह भारतीय न्याय संहिता हर बेसिक टर्म को क्लियरली डिफाइन करती है ताकि इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई आदमी बिना पैसे चुराए भी डिसऑनेस्टली एक्ट करे, तो क्या वो कानून के हिसाब से दोषी है? अब समझते हैं डिसऑनेस्टली का असली मतलब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज 7 के तहत। सेक्शन 2 क्लॉज 7 कहता है डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। यानी सिर्फ एक्ट करना ही काफी नहीं, उस एक्ट के पीछे इंटेंशन भी होनी चाहिए, किसी को गलत फायदा पहुंचाना या किसी को गलत नुकसान देना। इस सेक्शन का सोर्स है सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी। अब इंग्रेडिएंट समझते हैं। डूइंग एन एक्ट मतलब कोई काम करना, और वो काम इंटेंशन के साथ होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन देने या दूसरे को रॉन्गफुल लॉस देने के लिए। सिर्फ कोई काम कर लेना डिसऑनेस्टी नहीं होती, जब तक उसके पीछे बैड इंटेंशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गलती से किसी और का पेन ले जाते हो, तो वो डिसऑनेस्टी नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हो कि पेन किसी और का है, फिर भी उसे अपने पास रखो, तो तो आपका इंटेंशन क्लियर है। wrongful गेन टू योरसेल्फ एंड wrongful लॉस टू अदर पर्सन। यहाँ पे इंटेंशन सबसे जरूरी एलिमेंट है। कानून यही देखता है कि ऑफेंडर के मन में क्या था, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था या नहीं। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉयर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता है ताकि वो फ्यूचर में कंपटीटर को दे सके। अब तक कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, लेकिन इंटेंशन रॉन्गफुल है, तो ये एक्ट भी डिसऑनेस्टली माना जाएगा, चाहे अभी एक्चुअल लॉस ना हो। इसकी लैंडमार्क जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर सिंह 2011। इस केस में एक आर्मी ऑफिसर को डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर डिसमिस किया गया था। हाई कोर्ट ने रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्मी ने जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और पनिशमेंट दी, वो लीगली वैलिड और प्रोपोर्शनेट थी। यानी जब इंटेंशन और प्रोसीजर दोनों क्लियर है, तो एक्ट को लॉफुल माना जाएगा। डिसऑनेस्टली का मतलब है कि कोई भी एक्ट जो इंटेंशन से किया गया हो ताकि एक व्यक्ति को गलत फायदा मिले और दूसरे को गलत नुकसान। कानून में इंटेंशन सबसे बड़ा सबूत होता है गिल्टी माइंड का। अगर आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा है या चेक साइन किया है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा? चलिए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज 8 के तहत डॉक्यूमेंट का असली मतलब। सेक्शन 2 क्लॉज 8 कहता है डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर जो लेटर, फिगर्स या मार्क्स के जरिए एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया हो, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस पर लिखा गया हो, पेपर, स्टोन, मेटल या डिजिटल फॉर्म, फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर कोई चीज लिखित रूप में है और उसे एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म। मतलब चाहे लिखा हुआ पेपर पर हो, डिजिटल फाइल में हो, कानून के लिए दोनों डॉक्यूमेंट ही है। कोर्ट में एडमिसिबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, लिखित होने पर करता है।
अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित है वो डॉक्यूमेंट है, चेक भी डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो लिखित प्रूफ है कि पैसे ट्रांसफर होने हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें किसी को अथॉरिटी दी जाती है वो भी डॉक्यूमेंट है। एक मैप या प्लान जो एविडेंस के लिए यूज हो सकता है वो डॉक्यूमेंट है। और डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन लिखित रूप में दी गई है वो भी डॉक्यूमेंट है। अब आता है एक्सप्लेनेशन टू। अगर कोई बात लेटर, फिगर या मार्क्स के जरिए एक्सप्रेस की गई है, चाहे वो मर्सेंटाइल यानी व्यापारिक यूसेज के हिसाब से लिखी गई हो, तब भी वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, चाहे उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स ना लिखे हो। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अगर ए अपना नाम लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, इसका मतलब होता है पे टू द होल्डर, यानी सिर्फ साइन ही काफी है उस एंडोर्समेंट को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो सिंपल शब्दों में डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी लिखित, प्रिंटेड, एनग्रेव्ड या साइंड मैटर जो किसी फैक्ट को प्रूव करने के काम आए, चाहे वो लिखा हो, छापा हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, सब कानून के नजरिए में डॉक्यूमेंट कहलाता है। आपने कभी सोचा है, एक व्हाट्सएप चैट, ईमेल या गूगल डॉक फाइल भी कानून के हिसाब से डॉक्यूमेंट मानी जा सकती है। चलिए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता ने डिजिटल जमाने के डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कैसे किया है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ बीएनएस कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी से, लेकिन एक मेजर अपडेट के साथ। अब डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ लिखित कागज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी है। यानी ईमेल, सर्वर लॉग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, वेबसाइट, लैपटॉप के फाइल्स या वॉइसमेल मैसेजेस सभी कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। अब चलिए इंग्रेडिएंट समझते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है, डॉक्यूमेंट कोई भी मैटर हो सकता है जो लिखा, डिस्क्राइब या एक्सप्रेस किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे वो लेटर, फिगर या मार्क्स के थ्रू हो, जैसे एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट या चेक। सेकंड इंग्रेडिएंट है कि ये इममटेरियल है, किस मीडियम या सब्सटेंस पर लिखा गया है, पेपर हो, स्क्रीन हो या मेटल प्लेट, सबको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और तीसरा, अगर कोई बात मर्सेंटाइल या व्यापारिक यूसेज के हिसाब से एक्सप्रेस की गई है, जैसे एक एंडोर्समेंट, पे टू द होल्डर, लिखने के बजाय सिर्फ साइन करना, तब भी वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और चौथा, लिखित मैटर को एविडेंस के तौर पर यूज करने के लिए इंटेंशन टू यूज एज ए एविडेंस होना चाहिए, या वो केपेबल हो एविडेंस बनने के लिए। पांचवा इंग्रेडिएंट है, चाहे वो कोर्ट में यूज हो या नहीं, उसे डॉक्यूमेंट होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है, इस डेफिनेशन में अब क्लियरली कहा गया है कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। मान लीजिए कि अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं जिसमें एग्रीमेंट लिखा है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, या अगर आपके फोन में एक मैसेज है जिसमें किसी ने कन्फेशन लिखा तो वो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इन शॉर्ट, बीएनएस ने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को 21st सेंचुरी के डिजिटल इंडिया के हिसाब से एक्सपेंड कर दिया है। अब कागज से लेकर क्लाउड तक हर लिखित या रिकॉर्डेड बात कानून के नजरिए में डॉक्यूमेंट कहलाती है। कभी सोचा है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ एक फाइल थोड़ी देर के लिए हटाकर किसी और को दे दे और बाद में वापस कर दे, तो उसने क्या थेफ्ट किया? चलिए अब हम समझते हैं इसी बात को फ्रॉडुलेंटली का मतलब और एक इम्पॉर्टेंट केस प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1962 के साथ। फ्रॉडुलेंटली का मतलब हो फ्रॉडुलेंटली हमें सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया गया है। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई काम इंटेंशन या डिफ्रॉड के साथ करता है, मतलब उसके मन में धोखा देने का इरादा होना चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है तो वो एक्ट फ्रॉडुलेंट नहीं माना जाएगा। मान लीजिए ए मान लीजिए अगर ए गलती से किसी का सामान ले गया बिना धोखा देने के इरादे के, तो वो फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन अगर ए ने जानबूझकर किसी को डिसीव करने के लिए एक्ट किया तो ये फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। ये डेफिनेशन सेक्शन 25 आईपीसी के बराबर है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ बीएनएस में दी गई है। इसका मतलब है
कोई भी एक्ट तभी फ्रॉडुलेंटली माना जाएगा जब उसके पीछे इवल इंटेंट टू डिफ्रॉड हो। सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाया गया इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्ट फ्रॉडुलेंट था। इट और थर्ड पॉइंट में हमें थर्ड क्लॉज में दिया गया है, इट इज सफिशिएंट इफ द एक्ट वाज डन विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग। मतलब चाहे धोखा देने का प्लान सक्सेसफुल हो या नहीं, अगर इरादा था तो वो फ्रॉडुलेंट है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नकली डॉक्यूमेंट बनाता है पर उसे यूज करने से पहले पकड़ा जाता है, फिर भी वो फ्रॉडुलेंट एक्ट है क्योंकि इंटेंशन था। क्लॉज 4 में हमें केस के बारे में बताया गया है, विमल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि डिफ्रॉड का मतलब होता है डिसाइड प्लस इंजरी, धोखा और नुकसान दोनों होने चाहिए। धोखा का मतलब होता है झूठी रिप्रेजेंटेशन और इंजरी का मतलब होता है किसी का हक या पैसा चला जाना। अब बात करते हैं केस प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1962 की। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्यारेलाल भार्गव ने एक ऑफिशियल फाइल टेम्परली रिमूव करके किसी और को कॉपी के लिए दे दी। उस पर चार्ज लगा 409 ऑफ आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सेक्शन 379 आईपीसी थेफ्ट। उसने डिफेंस में कहा कि फाइल तो बाद में वापस कर दी गई, तो थेफ्ट कहाँ से हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर रिमूवल के वक्त डिसऑनेस्ट इंटेंशन था तो वो थेफ्ट है। मान लीजिए कि अगर आप किसी का मोबाइल 1 घंटे के लिए बिना इजाजत ले जाते हो तो उसे अपना समझकर, तो वो भी थेफ्ट है, चाहे आप बाद में वापस कर दो। कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड किया और कहा डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ रिमूवल ही काफी है, बाद में वापस करना मैटर नहीं करता। तो समझ लो फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है इंटेंशन टू चीट और डिसीव। और अगर कोई एक्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ होता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, वो भी फ्रॉडुलेंट और थेफ्ट दोनों हो सकता है। अगर किसी कानून में ही लिखा हो तो क्या वो सिर्फ मेल के लिए होता है? नहीं। चलिए समझते हैं कैसे भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता ने जेंडर और गुड फेथ दोनों कंसेप्ट को डिफाइन किया। सबसे पहले देखते हैं हम क्लॉज 10 में जेंडर। जेंडर की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ बीएनएस में दी गई है। यहाँ लिखा है प्रनाउन, द प्रनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। मतलब कानून में जब भी ही लिखा हो तो वो सभी जेंडर्स पे अप्लाई करेगा, ही शी दे सब इंक्लूडेड है। एक्सप्लेनेशन में ट्रांसजेंडर का मीनिंग दिया गया है। ये डेफिनेशन ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के क्लॉज के से ली गई है। इसके हिसाब से ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जिसका जेंडर उसके बर्थ के टाइम असाइंड जेंडर से मैच नहीं करता। स्पेसिफिकली इसमें ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन होते हैं, चाहे उन्होंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई हो या नहीं। सेकंड है कि पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन, जिनके बायोलॉजिकल फीचर्स दोनों जेंडर से मिलते हो। और थर्ड है जेंडर क्वियर, जो ट्रेडिशनल मेल फीमेल बाइनरी में फिट नहीं होते। और फोर्थ है उन सोशियो और फोर्थ है उन सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज वाले लोग जैसे किन्नर, हिजरा, अरावनी, जोगोटा, जो हमारे समाज के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 बीएनएस जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 28 आईपीसी से। पहले आईपीसी में भी लिखा था जब भी ही लिखा हो वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबको कवर करता है। इसका मतलब लॉ जेंडर न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं गुड फेथ। गुड फेथ हमें सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। इसकी डेफिनेशन कहती है कि नथिंग is said to be done or believed in good faith which is done without due care and attention। यानी अगर किसी ने बिना सोच समझकर, बिना ध्यान दिए कोई काम किया तो वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी के बराबर है। लॉ में गुड फेथ का मतलब होता है ऑनेस्ट इंटेंशन प्लस रीजनेबल केयर। मतलब इंसान को अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस समझने चाहिए और ध्यान से काम लेना चाहिए।
इसका एग्जाम्पल है सुखराव कबीराज वर्सेस एम्परर 1887। इस केस में एक व्यक्ति ने पाइल्स ऑपरेशन ऑर्डिनरी नाइफ से किया और पेशेंट की डेथ हो गई। कोर्ट ने कहा ये एक्ट गुड फेथ में नहीं था क्योंकि उस व्यक्ति के पास सर्जरी करने की लीगल क्वालिफिकेशन नहीं थी, चाहे उसका इरादा हेल्प करने का था, पर बिना ड्यू केयर और लीगल अथॉरिटी के एक्ट किया गया, इसलिए गुड फेथ नहीं माना जाएगा। तो समझो जेंडर का कॉन्सेप्ट लॉ में अभी इंक्लूसिव है और गुड फेथ का मतलब सिर्फ इंटेंशन नहीं बल्कि ड्यू केयर एंड अटेंशन भी जरूरी है। अगर कोई अपने दोस्त को पुलिस से छुपाने में मदद करे, क्या वो भी जुर्म है? चलिए समझते हैं कैसे भारतीय न्याय संहिता में गवर्नमेंट हार्बर और इंजनरी इंजरी डिफाइन किया गया है और कौन सी मदद कानूनी है और कौन सी नहीं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट, जो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 12 में दिया गया है। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सेक्शन 186 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस ये भी बताता है कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा जो लॉ के अथॉरिटी से गवर्नमेंट का काम कर रहे हो। जैसे फॉरेन कंट्री में कोई इंडियन ऑफिसर अगर गवर्नमेंट के बिहाफ में एक्ट करे, मतलब गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ दिल्ली या राज्य तक सीमित नहीं बल्कि ऑथराइज्ड पर्सन तक भी एक्सटेंड होता है। सेकंड आता है हमारा हार्बर। ये हमें क्लॉज टू ये हमें सेक्शन 2 क्लॉज 13 में दिया गया है। यहाँ हार्बर का मतलब है किसी क्रिमिनल को मदद देना, जैसे वो पुलिस के हाथ से जिससे वो पुलिस के हाथ से बच जाए। ये मदद किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसे शेल्टर देना, खाने पीने का सामान देना, पैसे या व्हीकल का यूज करने देना या वेपन्स प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर कोई आदमी अपने दोस्त को जो क्राइम करके भाग गया है अपने घर में छुपा लेता है तो वो हार्बरिंग के अंडर आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 13 बीएनएस कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 52 ए आईपीसी से। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। मतलब और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे मदद दी जा सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर स्पाउस अपने हस्बैंड या वाइफ को हार्बर करता है तो वो जुर्म नहीं है। ये बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 111, 113, 164, 249, 253 और 254 में। अब देखते हैं हम इंजरी। इंजरी हमें सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दी गई है। इंजरी का मतलब है किसी भी पर्सन को इलीगली कॉज हुआ हार्म, चाहे वो हार्म बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी में हो। ये सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी से कॉरस्पॉन्ड करता है। हार्म का स्कोप यहाँ बहुत वाइड है। सबसे पहले आता है बॉडी। बॉडी में है फिजिकल हार्म जैसे मारपीट या चोट। सेकंड है मेंटल हार्म जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस कॉज करना। थर्ड में है रेपुटेशन, किसी की इमेज को नुकसान पहुंचाना जैसे झूठी अफवाह फैलाना। और फोर्थ है प्रॉपर्टी, किसी का घर तोड़ना या चीज चुरा लेना, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल। इसमें एक असेंशियल कंडीशन ये है कि हार्म इलीगल होना चाहिए। अगर हार्म लीगल जस्टिफिकेशन के साथ हुआ है जैसे सेल्फ डिफेंस तो वो इंजरी नहीं माना जाएगा। तो समझो गवर्नमेंट में अथॉरिटी वाले लोग भी आते हैं। हार्बर का मतलब है क्रिमिनल को बचाना और इंजरी का मतलब है किसी भी इलीगल हार्म, चाहे वो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो, क्या वो भी इलीगल होता है? और क्या हर मजिस्ट्रेट एक जज होता है? अब समझते हैं बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 15 और 2 क्लॉज 16 के डीप मीनिंग इलीगल और जज को। सबसे पहले देखते हैं इलीगल। ये हमें सेक्शन 2 क्लॉज 15 में दिया गया है और इसको आईपीसी सेक्शन 43 में दिया गया है। सबसे पहले इलीगल का मतलब सिर्फ ऑफेंस नहीं होता। ये वर्ड बहुत वाइड सेंस में यूज हुआ है। बीएनएस कहता है इलीगल वो सब कुछ है जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो या जिससे सिविल एक्शन का ग्राउंड मिलता हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है या ट्रस्ट तोड़ देता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, पर ये सिविल कोर्ट में एक्शन ला सकता है, इसलिए ये इलीगल माना जाता है।
इसका मतलब इल्लीगल सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाए, वो इल्लीगल के अंडर आता है। अब बात करते हैं लीगली बाउंड टू डू की। इसका मतलब है कोई ऐसा एक्ट जो एक इंसान करने के लिए कानून से बाउंड है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ओमिशन इल्लीगल माना जाएगा। मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो रिपोर्ट देने के लिए बाउंड है। अगर वो रिपोर्ट नहीं देता तो उसका ये ओमिशन इल्लीगल होगा, क्योंकि वो लीगली बाउंड था ये काम करने के लिए। अब आते हैं जज पे। ये हमें सेक्शन 2 क्लॉज 16 में दिया गया है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। जज का मतलब है वो व्यक्ति जो ऑफिशियली जज के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया हो। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहली है एम्पावर्ड बाय लॉ, कोई भी व्यक्ति जिसको कानून ने पावर दी है जजमेंट देने की, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो। और अगर उसका जजमेंट अपील ना होने पर फाइनल होता तो वो जज है। और सेकंड है बॉडी ऑफ पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ, मतलब कभी कभी जज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बेंच होता है, जैसे ट्रिब्यूनल या कमीशन, जिसे लॉ ने डिसीजन देने का अधिकार दिया हो। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि एक मजिस्ट्रेट जिसको लॉ ने पावर दी है इम्प्रिजनमेंट या फाइन देने की, वो भी जज की डेफिनेशन में आता है। तो याद रखो, इलीगल सिर्फ ऑफेंस नहीं बल्कि कोई भी अनलॉफुल या सिविल रॉन्ग भी हो सकता है। और जज वो व्यक्ति या बॉडी होता है जिसे लॉ ने फाइनल जजमेंट देने का अधिकार दिया हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो। कभी सोचा है जज सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, या क्या एक आर्बिट्रेटर भी जज कहलाता है? चलिए समझते हैं सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 16 ऑफ बीएनएस, जिसमें जज शब्द को असली अर्थ समझाया गया है और ये किस किस पर लागू होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 16 ऑफ बीएनएस कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी से। इस सेक्शन के मुताबिक जज तीन कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। पहली कैटेगरी, जो व्यक्ति ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया गया है एज अ जज, जैसे हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज या असिस्टेंट जज, यानी वो लोग जो लॉ के अंडर ऑफिशियली जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं, उनके पास जुरिडिक्शन है फाइनल जजमेंट देने की। दूसरी कैटेगरी, वो व्यक्ति जो लॉ के द्वारा एम्पावर किया गया है जजमेंट देने के लिए इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। इस कैटेगरी में ये जरूर है कि प्रोसीडिंग लीगल हो और पर्सन के पास लीगल अथॉरिटी हो जजमेंट देने की। मान लीजिए कि एक मजिस्ट्रेट जब वो किसी केस में अपनी जुरिस्डिक्शन में डिसीजन देता है, तब वो जज कहलाता है। लेकिन जब वो एफिडेविट के ऊपर ओथ एडमिनिस्टर करता है बिना जुडिशियल पावर के, तब वो जज नहीं होता। इसका केस लॉ है बिशनलाल वर्सेस स्टेट 1954। इसमें ये हेल्ड हुआ कि हाई कोर्ट ने एक एफिडेविट जो मजिस्ट्रेट के सामने स्वेर हुआ हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर मजिस्ट्रेट उस समय जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट नहीं कर रहा था। यानी जज तभी माना जाता है जब वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहा हो। तीसरी कैटेगरी है वो व्यक्ति जो एक बॉडी ऑफ पर्सन का हिस्सा हो और जिसे लॉ ने एम्पावर किया हो जजमेंट देने के लिए। इसमें आर्बिट्रेटर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर को लॉ ने अवार्ड यानी जजमेंट देने का अधिकार दिया है। अब छोटे डेफिनेशन समझते हैं। लाइफ, जो कि हमें क्लॉज 17 में दिया गया है, इसका मतलब है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग जब तक कॉन्टेक्स्ट में कुछ और ना लिखा गया हो। ये सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी से कॉरस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है क्लॉज 18 लोकल लॉ, मतलब ऐसा लॉ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में लागू हो, पूरे इंडिया में नहीं। जैसे गोवा में कुछ सिविल लॉज अलग हैं, तो वो लोकल लॉ कहलाते हैं। क्लॉज 19 में हमें मैन बताया गया है, इसका अर्थ है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, चाहे वो एडल्ट हो या माइनर, दोनों इंक्लूड होते हैं। और क्लॉज 20 में बताया गया है मंथ और ईयर। जब भी ये वर्ड्स यूज होते हैं उसका मतलब है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से टाइम काउंट करना। पहले ब्रिटिश कैलेंडर यूज होता था, पर अब अमेंडमेंट के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है।
तो सिंपल शब्दों में जज सिर्फ एक ऑफिशियल पोस्ट नहीं, बल्कि वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे कानून ने फाइनल जजमेंट देने का अधिकार दिया हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, ट्रिब्यूनल हो या आर्बिट्रेटर। और लाइफ, लोकल लॉ, मैन और मंथ ईयर जैसे शब्द हमेशा लीगल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझे जाते हैं। अगर कोई आपका मोबाइल चुरा ले, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट है। लेकिन अगर कोई आपका डेटा चुरा ले, क्या वो भी थेफ्ट माना जाएगा? चलिए समझते हैं बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 21 से 2 क्लॉज 23 तक का असली मीनिंग। सेक्शन 2 क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन except land and things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth। यानी हर वो प्रॉपर्टी जो हिलाई जा सकती है लेकिन जमीन और जमीन से जुड़ी हुई चीजें इसके अंदर नहीं आती, जैसे कि घर का सोफा, कार, ज्वेलरी, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन पेड़, जमीन, बिल्डिंग के पिलर्स ये मूवेबल नहीं है, इसलिए एक्सक्लूड है। बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 21 आईपीसी के सेक्शन 22 से थोड़ा अलग है। आईपीसी में कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का वर्ड था, मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन बीएनएस ने ये वर्ड हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ टेंजिबल चीजें नहीं, बल्कि इनटेंजिबल एसेट जैसे डेटा, डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपका डेटा या आइडेंटिटी चुरा ले, तो वो भी थेफ्ट के अंडर कवर होगा, सेक्शन 112 और 303 बीएनएस के तहत। अब देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 22 नंबर। ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन रूल है। इसमें लिखा है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। यानी अगर लॉ में लिखा है पर्सन, तो उसका मतलब पर्सन्स भी हो सकता है और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल, अगर लॉ में लिखा है ए जज शैल डिसाइड, इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा जजेस दोनों हो सकते हैं। ये रूल ड्राफ्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हर सिचुएशन में लॉ एप्लीकेबल रहे। अब आता है सेक्शन 2 क्लॉज 23 ओथ। ये सेक्शन कहता है ओथ इंक्लूड्स ए सॉलेमन एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ, और कोई भी डिक्लेरेशन जो लॉ के तहत रिक्वायर्ड है बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट या प्रूफ के पर्पस से, चाहे चाहे कोर्ट में हो या ना हो, वो ओथ कहलाता है। मान लीजिए जब कोई विटनेस कोर्ट में ओथ देता है, मैं सच कहूंगा, या जब कोई एफिडेविट बनाता है बिफोर ए नोटरी पब्लिक, दोनों केसेस में वो ओथ सॉलेमन एफिमेशन के अंडर आता है। तो सिंपल शब्दों में बीएनएस ने मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंड किया है। अब डिजिटल एसेट भी कवर है। और नंबर सेक्शन ड्राफ्टिंग को फ्लेक्सिबल बनाता है और ओथ सेक्शन इंश्योर करता है कि हर डिसीजन लीगल प्रूफ के लिए वैलिड माना जाए। क्या हर गलत काम ऑफेंस होता है? नहीं, हर इलीगल एक्ट जरूर ऑफेंस होता है। और बीएनएस का सेक्शन 2 क्लॉज 24 इसी बात को क्लियरली समझाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफेंस। ये सेक्शन कहता है कि ऑफेंस का मतलब एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, यानी सिर्फ वही काम ऑफेंस माना जाएगा जो इस लॉ के तहत पनिशेबल हो। अगर कोई एक्ट पनिशेबल ही नहीं है, चाहे मॉरली गलत हो, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इस इस क्लॉज ए में लिखा है कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स और सेक्शन में, जैसे चैप्टर 3 और सेक्शन 10, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 113, 114 और 117 और सेक्शन 125 के सब सेक्शन, सेक्शन 7, सब सेक्शन 7 और सब सेक्शन 8, इनमें जब ऑफेंस शब्द यूज हुआ है, तो इसका मतलब होगा कोई भी चीज जो इस संहिता के तहत पनिशेबल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सेक्शन 113 के तहत कोई एक पनिशेबल है, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, चाहे किसी और स्पेशल लॉ में लिखा हो या नहीं। क्लॉज बी लेकिन कुछ सेक्शन जैसे 183, 205, 206,
232, 233, 243, 247 और 323 में ऑफेंस का मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ ऑफेंस का मतलब होगा वो एक्ट जो किसी स्पेशल या लोकल लॉ के तहत पनिशेबल है, लेकिन सिर्फ तब जब उस एक्ट के लिए 6 मंथ या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी गई हो, चाहे फाइन हो या ना हो। इन शॉर्ट, ऑफेंस कोई ऐसा एक्ट जो लॉ के खिलाफ हो और जिसके लिए पनिशमेंट दी गई हो। मॉरली मॉरल गलती या अनएथिकल काम ऑफेंस नहीं बनता जब तक लॉ उसे पनिशेबल ना बनाए। इसमें लैंडमार्क केस है एस खुशबू वर्सेस कन्ना मलाय AIR 2010। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑफेंस मतलब ऐसा एक्ट जो लॉ के कॉन्ट्ररी हो या लॉ ने फॉरबिड किया हो। मतलब इलीगल एक्ट और ऑफेंस दोनों तभी बनते हैं जब लॉ के अंडर एक्सप्लिसिटली माना गया हो। तो याद रखिए, हर गलती ऑफेंस नहीं होती। ऑफेंस वही होता है जो पनिशेबल हो अंडर BNS, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंदर। सोचो, अगर कोई कंपनी गलती करे तो क्या उसे जेल हो सकती है, या फिर कंपनी के नाम पर सब कुछ माफ? चलिए अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो भारतीय न्याय संहिता BNS में दी गई है, और कैसे ये कानून हर इंसान से लेकर कंपनी तक सब पर लागू होते हैं। सब सेक्शन 25 ओमिशन। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 ऑफ BNS जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 33 ऑफ IPC से। इसमें ओमिशन का मतलब होता है कोई काम ना करना जब कानून के हिसाब से वो करना जरूरी था। मतलब अगर किसी इंसान ने एक बार या बार बार कोई जरूरी ड्यूटी नहीं निभाई तो उसे ओमिशन बोला जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन देना भूल जाए, या पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी टाइम पूरी ना करे, तो दोनों ओमिशन के एग्जाम्पल है। लॉ के नजरिए से ओमिशन भी उतना ही सीरियस है जितना एक एक्ट जो कि होता है काम करना। अब आता है सब सेक्शन 26 पर्सन। ये कॉरस्पॉन्ड करता है IPC के सेक्शन 11 से। पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं होता। इसमें कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन्स भी आते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। मतलब कानून के लिए एक कंपनी भी एक पर्सन है। इसमें लैंडमार्क जजमेंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट AIR 2005। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंपनी को सिर्फ इसी वजह से इम्यूनिटी छूट नहीं मिल सकती कि उस पर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट जेल का हो। कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो एक इंसान हो या फिर एक कंपनी। कोर्ट ने ये भी कहा कि आज के समय में कॉरपोरेट बॉडीज लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है, इसलिए उनका क्रिमिनल लॉ के अंडर आना बहुत जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड करे तो वो भी प्रोसिक्यूशन फेस करेगी, जेल या फाइन दोनों पॉसिबल है। अब आता है सब सेक्शन 27 पब्लिक। ये कॉरस्पॉन्ड करता है IPC के सेक्शन 12 से। पब्लिक का मतलब होता है कोई भी क्लास ऑफ पीपल या कम्युनिटी। मतलब अगर कानून या कोई क्राइम किसी पूरे ग्रुप को अफेक्ट करता है, जैसे एक मोहल्ला, एक समाज या एक रिलीजियस कम्युनिटी, तो वो पब्लिक के स्कोप में आता है। जैसे कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, जैसे सड़क पर इलीगल डंपिंग, तो वो पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस है, चाहे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ डायरेक्टली ना हो। तो दोस्तों, BNS ने ये क्लियरली डिफाइन किया है कि ओमिशन भी जुर्म है। पर्सन सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि कंपनी भी हो सकती है, और पब्लिक का मतलब पूरी कम्युनिटी होता है। ये तीन डेफिनेशन क्रिमिनल लॉ की फाउंडेशन बनती हैं और इंश्योर करती है कि कानून सब पर बराबर लागू हो। आपने कभी सोचा है पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? सिर्फ सरकारी नौकर, या कोई भी कानून के तहत पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है? चलिए समझते हैं सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 28 ऑफ BNS, जिसमें पब्लिक सर्वेंट का एग्जैक्ट मतलब बताया गया है। सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो व्यक्ति जो किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, जैसे हर कमीशन्ड ऑफिसर जो कि आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में सर्व करता है। मतलब एक मिलिट्री ऑफिसर भी पब्लिक सर्वेंट है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम करता है। क्लॉज बी में दिया गया है जज या वो पर्सन जिसे कानून ने एम्पावर किया हो जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, जैसे एक सेशंस जज
या ट्रिब्यूनल के मेंबर दोनों जस्टिस सिस्टम का पार्ट हैं। क्लॉज सी में बताया गया है हर ऑफिसर जिसका काम कानूनी या फैक्चुअल मैटर पर इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट बनाना हो, या डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना, या जुडिशियल प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। जैसे कि एक लिक्विडेटर जो कंपनी के एसेट्स बेचकर क्रेडिटर्स को पैसा वापस करता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। क्लॉज डी में बताया गया है हर असेसर या पंचायत मेंबर जो कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट की मदद करता है, जैसे एक ग्राम पंचायत का मेंबर जो लोकल डिस्प्यूट में सहायता करता है। क्लॉज ई में दिया गया है हर आर्बिट्रेटर या कोई पर्सन जिसे कोर्ट ने किसी मैटर पर डिसीजन या रिपोर्ट के लिए रेफर किया हो। फॉर इंस्टेंस, एक आर्बिट्रेटर जो दो पार्टीज के बीच कॉमर्शियल डिस्प्यूट सुलझाता है, वो भी कानून के नजरिए से पब्लिक सर्वेंट है। क्लॉज एफ में दिया गया है हर वो व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी है किसी पर्सन को कस्टडी में रखने या कन्फाइनमेंट में डालने की, जैसे जेल सुपरिटेंडेंट वो कानून के अंडर किसी ऑफेंडर को बंद कर सकता है। और क्लॉज जी में दिया गया है हर गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका ड्यूटी है ऑफिस ऑफेंस को प्रिवेंट करना, इंफॉर्मेशन देना, ऑफेंडर को जस्टिस तक लाना, या पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, जैसे एक पुलिस ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर, या म्युनिसिपल ऑफिसर। ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं। आपको लगता है पब्लिक सर्वेंट सिर्फ पुलिस, जज या सरकारी ऑफिसर होते हैं? नहीं, कानून के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन और भी ज्यादा वाइड है। चलिए समझते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 28 के क्लॉज एच से लेके के तक डिटेल में। क्लॉज एच वो हर ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी लेना, रखना, खर्चा करना, या सर्वे और असेसमेंट करना, जैसे एक रेवेन्यू ऑफिसर जो लैंड टैक्स कलेक्ट करता है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट के पैसों या प्रॉपर्टी से जुड़ी जिम्मेदारी संभालता है, वो कानूनी रूप से अकाउंटेबल है। क्लॉज आई में दिया गया है हर ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है सर्वे करना, प्रॉपर्टी का असेसमेंट करना, या किसी विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए राइट्स असरटेन करना, जैसे एक म्युनिसिपल ऑफिसर जो प्रॉपर्टी टैक्स असेस करता है, या रिवेन्यू सर्वेयर जो गांव की बाउंड्री फिक्स करता है। दोनों पब्लिक सर्वेंट है। ये लोग डायरेक्टली सिटीजन के फाइनेंशियल और सिविल राइट्स को अफेक्ट करते हैं, इसलिए लॉ उन्हें पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट में रखता है। क्लॉज जे में दिया गया है हर वो व्यक्ति जिसके पास ऑफिस है जहां उसका काम है इलेक्टोरल पोल प्रिपेयर करना, पब्लिश करना, मेंटेन या रिवाइज करना, इलेक्शन कंडक्ट करना, जैसे इलेक्शन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर ये डेमोक्रेसी के बैकबोन है। अगर ये इम्पार्शियल ना रहे तो पूरा इलेक्शन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्लॉज के में दिया गया है हर वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट के सर्विस या पे में है, जैसे गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक ड्यूटी के लिए फीस या कमीशन दिया हो। सेकंड में दिया गया है या जो किसी लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी में सर्व करता हो, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल बॉडी हो, अगर वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर किसी व्यक्ति के पास सरकारी पावर नहीं भी है, लेकिन वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, क्या वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा? चलिए समझते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 28 बीएनएस के तहत डिटेल में और सिंपल शब्दों में। लॉ कहता है अगर कोई व्यक्ति उन कैटेगरीज में आता है जो इस क्लॉज में लिखी गई है, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, चाहे उसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या नहीं। जैसे कि एक ग्राम पंचायत का मेंबर या इलेक्शन ऑफिसर जो अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट में आएगा, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ना की हो। क्लॉज बी में दिया गया है हर वो व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट की पोजीशन पर है, चाहे उसका अपॉइंटमेंट लीगली डिफेक्टिव हो, उसे भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। जैसे अगर एक ऑफिसर गलती से अपॉइंट हुआ हो लेकिन वो सरकारी काम कर रहा है, तो उस पर कानूनी जिम्मेदारी है और अकाउंटेबिलिटी दोनों लगेंगी। ये क्लॉज इंश्योर करता है कि कोई भी व्यक्ति टेक्निकल डिफेक्ट का बहाना लेकर अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना बच पाए। सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सी में दिया गया है इलेक्शन। इसमें इलेक्शन का मतलब बताया गया है कि कोई भी इलेक्शन जहां मेंबर चूज किए जाते हैं किसी लेजिस्लेटिव बॉडी,
म्युनिसिपल अथॉरिटी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे वो इलेक्शन किसी भी कानून के तहत हो, जैसे लोकसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत के इलेक्शन सब इसी डेफिनेशन में आते हैं। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक म्युनिसिपल कमिश्नर एक पब्लिक सर्वेंट है क्योंकि वो पब्लिक फंड्स और सिविक ड्यूटीज हैंडल करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ बीएनएस कॉरस्पॉन्ड करता है आईपीसी के सेक्शन 21 से। मतलब दोनों प्रोविजन का इंटेंट सेम है, बस मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज के साथ। इसकी लैंडमार्क रूलिंग है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लज्जित राशि शाह 2000। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और बीएनएस एक जैसे नहीं है, नॉट इन पारी मटीरिया। सिर्फ इसलिए किसी एक्ट में सेक्शन 161 रेफर किया है, इसका मतलब नहीं कि उन ऑफिसर्स को ऑटोमेटिकली पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो दोस्तों, बीएनएस कहता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ब्रॉड है, ताकि हर वो व्यक्ति जो पब्लिक ट्रस्ट और ड्यूटी संभालता है उस पर कानूनी जिम्मेदारी लगे। इसमें टोटल 11 कैटेगरीज कवर होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म क्रिएट करते हुए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए। कभी सोचा है जब कानून कहता है रीजन टू बिलीव या वॉलेंटैरिली, उसका असल मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं इन लीगल टर्म्स को सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सबसेक्शन 29 रीजन टू बिलीव, यानी अगर किसी इंसान के पास सफिशिएंट कॉज है किसी बात पर विश्वास करने का, तभी कानून कहता है उसके पास रीजन टू बिलीव है। मतलब शक होना काफी नहीं है, उसके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो रीजनेबल इंसान को भी विश्वास दिलाए। जैसे कि अगर पुलिस को किसी के पास छुरा मिला और खून के दाग लगे हैं, तो उसके पास रीजन टू बिलीव है कि उसने जुर्म किया है। नेक्स्ट है हमारा सबसेक्शन 30 स्पेशल लॉ। ये वो कानून है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू होता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है क्योंकि वो सिर्फ टैक्स के केसेस पर अप्लाई होता है। ये बीएनएस के सेक्शन 30 आईपीसी के सेक्शन 41 के बराबर है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कोई लीगल राइट क्रिएट, ट्रांसफर या रिलीज होता है। एग्जाम्पल, अगर ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना सिग्नेचर कर देता है और इस एंडोर्समेंट से राइट ट्रांसफर हो गया बी के पास, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। सिंपल शब्दों में कोई भी पेपर जिसे कानूनी हक या जिम्मेदारी बनती हो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। सबसेक्शन 32 वेसल, यानी कोई भी चीज जो पानी के जरिए इंसान या माल ले जाने के लिए बनाई गई हो, जैसे शिप, बोट या फेरी, सब वेसल्स है। ये बीएनएस के सेक्शन ये सेक्शन आईपीसी के 32 से और सेक्शन 48 के इक्वल है। अब आता है सबसेक्शन 33 वॉलेंटैरिली, यानी जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम या कोई ऐसे तरीके से लाता है जहां उसका इरादा या रीजन टू बिलीव था कि ये रिजल्ट होगा। जैसे कि ए ने रात को एक घर में आग लगा दी रॉबरी के लिए। अगर उसे पता था कि किसी की मौत हो सकती है, तो भले ही उसका इरादा ना था, कानून कहेगा उसने मौत वॉलेंटरीली कॉज की है, यानी इंटेंशन या नॉलेज दोनों काफी है इस डेफिनेशन के लिए। तो दोस्तों, कानून के ये छोटे शब्द रीजन टू बिलीव, वॉलेंटरीली, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इंसाफ की समझ को गहरा कर देते हैं। हर लाइन के पीछे कानून एक सोच छुपा होता है, लॉजिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर मैं कहूँ एक आदमी बिना कुछ कहे भी गलत तरीके से फायदा कमा सकता है, तो आप कहेंगे कैसे? चलिए समझते हैं कानून के कुछ इंटरेस्टिंग शब्दों के थ्रू। सब सेक्शन 33 वॉलेंटरीली के इंग्रेडिएंट्स, यानी जब कोई आदमी कोई काम अपनी मर्जी से करता है जिसमें उसका इरादा या नॉलेज होता है या इफेक्ट होने वाला है। मान लीजिए अगर ए ने जानते हुए ऐसा काम किया जिससे नुकसान हुआ, तो कानून कहता है कि उसने काम वॉलेंटरीली किया। कि ए ने आग लगाई और उसे पता था कि किसी की मौत हो सकती है, तो वो वॉलेंटरीली रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो चाहता ना हो। सब सेक्शन 34 विल का मतलब होता है टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, यानी
वो कागज जिसमें कोई व्यक्ति लिखकर बताता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भी इसी को डिफाइन करता है। जैसे कि मिस्टर शर्मा लिखते हैं उनका घर उनके बेटे को मिलेगा, तो वो उनकी विल है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 35 वुमेन। सिंपल शब्दों में ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, चाहे वो बच्ची हो या बुजुर्ग महिला, कानून के नजरिए से वो वुमेन है। ये सेक्शन बी आईपीसी के 35, ये ये सब सेक्शन 35 आईपीसी के सेक्शन 10 के बराबर है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल गेन। जब कोई इंसान गलत तरीके से नेक्स्ट है रॉन्गफुल गेन सबसेक्शन 36। जब कोई इंसान गलत तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी हासिल करता है जिसका उसे कानूनी हक नहीं है, तो वो रॉन्गफुल गेन माना जाएगा। ए ने बी का मोबाइल चुरा लिया। ए ने रॉन्गफुल गेन किया क्योंकि वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं था। सब सेक्शन 37 रॉन्गफुल लॉस। इसका उल्टा, रॉन्गफुल गेन का उल्टा, जब किसी इंसान को गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाए जिसका वो हकदार था। जैसे कि अगर ए ने बी का मोबाइल चुरा लिया तो बी ने रॉन्गफुल लॉस झेला। नेक्स्ट है सबसेक्शन 38 गेनिंग और लूजिंग रॉन्गफुली। कानून कहता है कोई व्यक्ति तब गेनिंग रॉन्गफुली करता है जब वो प्रॉपर्टी रिटेन करता है बिना लीगल राइट के, और लूज रॉन्गफुली और लूज रॉन्गफुली करता है जब उसे गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाए। जैसे कि अगर ए ने बी के पैसे लेकर वापस नहीं किए तो ए ने रॉन्गफुली गेन किया और बी ने रॉन्गफुली लूज किया। ये डेफिनेशन छोटी है पर कानून के बेस यही बनाते हैं। इंटेंशन और एंटाइटलमेंट का फर्क ही डिसाइड करता है इंसाफ का रुख। कभी सोचा है हर अगर किसी शब्द की डेफिनेशन बीएनएस में नहीं दी गई हो तो उसका मतलब कहाँ से मिलेगा? आइए समझते हैं सबसेक्शन 39 के थ्रू। सबसेक्शन 39 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। ये सेक्शन कहता है अगर कोई शब्द या एक्सप्रेशन इस संहिता में डिफाइन नहीं है लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डिफाइंड है, तो उसका मीनिंग वही होगा जो उन एक्ट्स में दिया गया है। मतलब बीएनएस बोरोड मीनिंग लेता है दूसरे एक्ट से। पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। पहले ये देखना जरूरी है क्या वो वर्ड बीएनएस के किसी और सेक्शन में डिफाइन है, और अगर वो कहीं और डिफाइन नहीं है तब जाके सब सेक्शन 39 यूज किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जहां एक्सप्लेन किया गया है वही मीनिंग पूरा संहिता में लगेगा। जैसे कि वर्ड कम्युनिटी सर्विस बीएनएस के सेक्शन 4 202 209 226 303 355 और 356 में आता है, लेकिन सेक्शन 2 में इसका मीनिंग नहीं दिया गया है। अब हमें चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि ये आईटी एक्ट या बीएनएसएस में डिफाइंड है, तो ये आईटी एक्ट में नहीं मिलता, लेकिन बीएनएस के सेक्शन 223 क्लॉज 3 में एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस डिफाइंड है, तो कानून के मुताबिक कम्युनिटी सर्विस बीएनएस में आएगा। उसका मीनिंग बीएनएसएस में दिया गया है, डेफिनेशन से समझा जाएगा। तो सेक्शन तो सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 39 एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर कोई शब्द बीएनएस में मिसिंग हो तो उसका मतलब हम आईटी एक्ट या बीएनएसएस से लेते हैं, लेकिन तभी जब बीएनएस के अंदर वो कहीं और डिफाइन ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया बीएनएस के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिससे आपको हर सेक्शन का क्लियर कंसेप्ट मिल गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलते रहें लीगल कॉन्सेप्ट सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हुए।